नमस्कार। चलिए आज मधुपुर की सियासत और अर्थव्यवस्था की गहराई में उतरते हैं। हम इसे सिर्फ नेताओं की जीत हार के चश्मे से नहीं देखेंगे, बल्कि इसे आंकड़ों, डेमोग्राफिक्स और सबसे अहम गवर्नेंस डिलीवरी के एक सिस्टम की तरह समझेंगे। देखिए, चुनाव जीतना एक प्रक्रिया है, पर असली मकसद तो उस जनादेश को शासन में बदलना है जिससे आम लोगों की जिंदगी में कोई ठोस बदलाव आए। इस पूरी पड़ताल में हमारा फोकस सिस्टम पर रहेगा, किसी व्यक्ति पर नहीं। बात जब सियासत की हो तो शुरुआत हमेशा जमीन से होती है, और मधुपुर की जमीन ही यहाँ के लोगों की पहचान है। ये एक ग्रामीण इलाका है जहाँ आज भी गुजारा खेतीबाड़ी और उससे जुड़े कामों पर टिका है। यहाँ का वोटर सिर्फ एक नंबर नहीं है, वो एक किसान है जिसे अपने खेत के लिए पानी चाहिए। वो एक नौजवान है जिसे घर के पास काम चाहिए। वो एक परिवार है जिसे इज्जत और सुरक्षा चाहिए। इसीलिए यहाँ डाला गया हर एक वोट अपने आप में मिट्टी की एक कहानी कहता है, उम्मीद की, संघर्ष की और तरक्की की चाहत की। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? पहले हम जमीन और वहां के वोटर्स को समझेंगे, फिर चुनावी आंकड़ों पर एक गहरी नजर डालेंगे। उसके बाद इस जनादेश की पड़तें खोलेंगे, इतिहास से सबक लेंगे और फिर एक ठोस 4 स्तंभों वाले ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे। और आखिर में ये समझेंगे कि इस जनादेश को असरदार गवर्नेंस में कैसे बदला जाए। ये एक स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस है जो हमें मधुपुर की सियासी हकीकत की तह तक ले जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। मधुपुर के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को समझना यहाँ की राजनीति को समझने की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है, क्योंकि यहीं से वो मुद्दे और समीकरण पैदा होते हैं जो आखिर में हार जीत का फैसला करते हैं। जैसा मैंने कहा, ये इलाका ज्यादातर ग्रामीण है और इसकी विविधता ही इसकी असली पहचान है। मधुपुर की सियासी जमीन को समझने की चाबी कहाँ है? वो है यहाँ के डेमोग्राफिक्स में। यहाँ लगभग 39% मुस्लिम आबादी है, जो एक बहुत बड़ा और निर्णायक वोटिंग ब्लॉक है। इसके साथ ही लगभग 15% अनुसूचित जाति और 15% अनुसूचित जनजाति की आबादी भी बहुत अहम है। अगर हम इन तीनों को मिला दें तो ये कुल वोटर्स का लगभग 70% हिस्सा बन जाता है। यही सामाजिक गणित इस विधानसभा क्षेत्र की सियासत की नींव है, और किसी भी पार्टी के लिए इस समीकरण को साधना जीत का सबसे सीधा रास्ता है। और ये जो नंबर है ना, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये असल ज़रूरतों से जुड़े हैं, ज़मीनी हकीकत से जुड़े हैं। जब यहाँ का कोई आम नागरिक वोट डालने जाता है तो वो किसी बड़ी विचारधारा के लिए वोट नहीं करता। वो वोट करता है अपने खेत के लिए पानी की गारंटी पर, वो वोट करता है अपने बच्चों के लिए नौकरी के वादे पर, और वो वोट करता है अपने परिवार के लिए सम्मान और सुरक्षा के भरोसे पर। यहाँ सियासत रोज़मर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा है। तो ये तो हुई ज़मीनी हकीकत, पर इन उम्मीदों और ज़रूरतों ने नतीजों को कैसे बदला? चलिए अब जरा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं और समझते हैं कि मधुपुर के जनादेश का गणित असल में कहता क्या है। देखिए, नंबर पूरी कहानी नहीं बताते, लेकिन कहानी का सबसे साफ और सीधा हिस्सा जरूर बताते हैं। 20,027 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। 2024 के चुनाव में ये जीत और हार का फासला था। ये एक मजबूत जीत है जो दिखाती है कि जीतने वाले के पक्ष में एक साफ लहर थी। लेकिन सियासत में जीत का अंतर भविष्य की रणनीति भी तय करता है। ये हमें बताता है कि हमारी बढ़त कितनी मजबूत है और कहाँ हमें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। 50.97% ये था जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन का वोट शेयर। 50% से ज्यादा वोट मिलने का मतलब सीधा है मधुपुर के हर 2 में से 1 से ज्यादा वोटर ने इस गठबंधन पर अपना भरोसा जताया। ये एक निर्णायक और बहुत साफ जनादेश है। ये कोई कांटे की टक्कर नहीं थी, बल्कि एक तरफा समर्थन था जो गठबंधन की नीतियों और लीडरशिप को एक तरह की मंजूरी देता है। ये डैशबोर्ड पूरी कहानी साफ कर देता है। जेएमएम के हाफिजुल हसन को मिले 1,35,000 से ज्यादा वोट, यानी लगभग 51%। वहीं जेजेपी के गंगा नारायण सिंह को मिले 1,15,000 से ज्यादा वोट, यानी लगभग 44%। पर यहां एक बात पर गौर करना जरूरी है। जीत का अंतर बड़ा होने के बावजूद विपक्ष ने भी एक अच्छा खासा वोट शेयर हासिल किया है। इसका मतलब है कि विपक्ष की मौजूदगी मजबूत है और आगे की किसी भी रणनीति में इस चुनौती को हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो आंकड़े तो हमने देख लिए, पर सवाल यह है कि यह जनादेश आया कैसे? इसकी वजहें क्या थीं? देखिए, किसी भी चुनावी नतीजे के पीछे कुछ ताकतें काम करती हैं, कुछ कमजोरियां होती हैं और कुछ बाहरी फैक्टर्स भी होते हैं। तो चलिए अब इस जनादेश का पोस्टमार्टम करते हैं और इसकी असली वजहों को समझने की कोशिश करते हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है स्वॉट एनालिसिस, यानी हमारी ताकत, हमारी कमजोरियां, हमारे लिए मौके और हमारे सामने खतरे क्या हैं।
हमारी सबसे बड़ी ताकत है सत्ता में होना, एक मजबूत अल्पसंख्यक वोट बैंक का साथ और गठबंधन की एकता। लेकिन एक कमजोरी भी है, और वो है जमीनी स्तर पर संगठन की गहराई में थोड़ी कमी। मौके की बात करें तो हम SC/ST समुदायों के बीच अपनी पकड़ और मजबूत कर सकते हैं और डिजिटल पहुंच बढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ा खतरा वो है विपक्ष के पास मौजूद केंद्रीय संसाधन और उनकी जबरदस्त चुनावी मशीनरी। तो रणनीति बिल्कुल साफ है, हमें अपनी ताकतों का इस्तेमाल इन खतरों से निपटने के लिए करना होगा। और ये सब करते हुए एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हमारा हर संवाद, हर बातचीत संवैधानिक मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए, जिसमें हर इंसान की गरिमा का सम्मान हो। एक जिम्मेदार और तथ्यों पर आधारित पब्लिक स्पीच ही एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। ये सिर्फ नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक मजबूत राजनीतिक रणनीति भी है। किसी भी जगह के आज को समझने के लिए उसके कल को जानना बहुत जरूरी होता है। मधुपुर की यह हालिया जीत कोई अचानक हुई घटना नहीं है, ये पिछले 20 सालों से चल रहे एक चुनावी पैटर्न का हिस्सा है। चलिए जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि मधुपुर का सियासी मिजाज वक्त के साथ कैसे बदलता रहा है। ये टाइमलाइन मधुपुर की पूरी सियासी कहानी बयां करती है। 2005 में बीजेपी जीती तो 2009 में JMM, फिर 2014 में सत्ता बीजेपी के पास गई और 2019 में फिर JMM ने वापसी की। मतलब ये एक टिपिकल स्विंग सीट रही है, जहां सत्ता दो बड़ी पार्टियों के बीच घूमती रही है। अक्सर राज्य और देश की लहरों का असर यहां साफ दिखता है। लेकिन 2024 में JMM की लगातार दूसरी जीत इस पैटर्न को तोड़ती है, और ये एक बहुत बहुत बड़ा सिग्नल है। और वो पैटर्न टूटा कैसे, उसका जवाब इस चार्ट में है। 2019 में JMM को जहां 38.4% वोट मिले थे, वहीं 5 साल बाद 2024 में ये वोट शेयर बढ़कर लगभग 51% पर पहुंच गया। ये करीब करीब 12% से ज्यादा की सीधी छलांग है। ये दिखाता है कि पिछले 5 सालों में गठबंधन ने अपनी जमीन पर पकड़ मजबूत की है और वोटर्स का एक बड़ा तबका उनसे जुड़ा है। ये एक मजबूत मोमेंटम है जिसे बनाए रखना होगा। तो हमने जमीन समझी, आंकड़े देखे, इतिहास का विश्लेषण किया। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर, आगे का रास्ता क्या है। इसे हमने चतुर्मुख सिद्धांत का नाम दिया है, एक 4 पिलर वाला ब्लूप्रिंट जो इस जनादेश को और भी मजबूत बनाएगा और इसे एक स्थायी समर्थन में बदलेगा। तो सवाल सीधा है, एक ऐसा जनादेश जो लोगों पर केंद्रित हो, वो कैसे बनाया जाता है और उसे टिकाऊ कैसे बनाया जाता है। सिर्फ एक चुनाव जीत लेना ही काफी नहीं होता, लोगों का भरोसा लगातार जीतना पड़ता है, और इसका जवाब एक सिस्टमैटिक अप्रोच में है। चतुर्मुख यानी 4 चेहरे, एक 360 डिग्री स्ट्रैटेजी। इसका पहला पिलर है चुनाव, यानी अपने कोर वोट बैंक को मजबूती से जुड़े रखना और नए लोगों को साथ लाना। दूसरा है संगठनात्मक, यानी बूथ लेवल तक एक ऐसी मशीनरी बनाना जो हमेशा एक्टिव रहे। तीसरा और शायद सबसे जरूरी, नैरेटिव, यानी अपनी कहानी को असरदार तरीके से लोगों तक पहुंचाना। और चौथा है संसाधन, यानी अपने समय, पैसे और लोगों का सही इस्तेमाल करना। जब ये चारों पिलर एक साथ काम करते हैं, तभी एक मजबूत किला बनता है। इन चारों में नैरेटिव यानी कहानी का पिलर शायद सबसे अहम है। हमारी कहानी कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल साफ। हमें खुद को समावेशी विकास के एक भरोसेमंद चेहरे के तौर पर पेश करना है। ये कहानी सरकार के असल कामों पर टिकी होनी चाहिए। हमें उन लोगों की कहानियां बतानी होंगी जिनकी जिंदगी सरकारी योजनाओं से बदली है, और साथ ही विपक्ष के हर झूठे दावे का तथ्यों के साथ और पूरी ताकत से जवाब देना होगा। तो यहां 2 कहानियों में सीधी टक्कर है। हमारी कहानी होगी सबको साथ लेकर चलने वाले विकास की, जिसमें नौकरी, सड़क, जन कल्याण और एकता की बात होगी, एक लोकल जमीनी कहानी। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की कहानी होगी बंटवारे की, जो धार्मिक अपील और राष्ट्रीय मुद्दों पर टिकी होगी। मधुपुर के वोटर के सामने चुनाव साफ है, क्या वो अपनी जिंदगी से जुड़े मुद्दों को चुनेगा या बंटवारे की राजनीति को। और यहीं पर यह पूरी चुनावी रणनीति अपने असली मकसद से जुड़ती है, गवर्नेंस। चुनाव लड़ने और जीतने का आखिरी लक्ष्य शासन करना ही तो है। एक ऐसा शासन जो लोगों की जरूरतों को समझे, उनकी तकलीफों को दूर करे। एक बड़ा जनादेश अपने साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी लेकर आता है। ये हीट मैप हमें बताता है कि मधुपुर के लोगों की सबसे बड़ी तकलीफें क्या हैं। बेरोजगारी, खेती का संकट और खराब सड़कें, ये 3 मुद्दे हाई क्रिटिकल जोन में हैं। ये डेटा हमें साफ साफ बता रहा है कि हमारी गवर्नेंस की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। हमारी हर पॉलिसी, हर योजना और हर रुपया सबसे पहले इन 3 मुद्दों को सुलझाने पर लगना चाहिए।
हमारे नौजवानों को यही काम चाहिए, बाहर नहीं। हमारे खेतों को पानी चाहिए, हमारे बच्चों को स्कूल जाने के लिए अच्छी सड़कें चाहिए। ये आवाज़ मधुपुर के हर घर से, हर गांव से आ रही है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी रणनीति का हर कदम और हमारे शासन का हर फैसला इन्हीं बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होना चाहिए। जब सरकार लोगों की इन आवाज़ों को सुनती है और उन पर काम करती है, तभी जनादेश भरोसे में बदलता है। और हाँ, आज के डिजिटल ज़माने में लोगों तक पहुंचने के लिए व्हाट्सएप जैसे नए तरीके हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि इन तरीकों का इस्तेमाल करते वक्त हम लोगों की प्राइवेसी और उनकी सहमति का पूरा सम्मान करें। भारत के डेटा प्रोटेक्शन कानून के तहत हमें सिर्फ सार्वजनिक रूप से मौजूद जानकारी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। याद रखिए, भरोसा बनाने के लिए पारदर्शिता पहली शर्त है। तो आखिर में बात सिर्फ एक चुनाव जीतने की नहीं है, बात है अगले 5 साल तक असरदार तरीके से राज करने का भरोसा जीतने की। चुनाव एक दिन का इवेंट होता है, लेकिन गवर्नेंस 5 साल की तपस्या है। ये सिर्फ एक कैंपेन की बात नहीं है, ये लीडरशिप की उस लंबी जिम्मेदारी की बात है जहां हर फैसला लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के इरादे से लिया जाता है।